हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, फॉप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी आपने देखा होगा जैसे कि रिसेंटली 1 जुलाई 2024 को भारत में कुछ नए कानून लागू किए गए और अमित शाह जी जैसे जो हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि अब दंड नहीं, न्याय की बात की जाएगी। तो कुछ मैंने ये भी देखा कि कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना रहा और कुछ लोगों का ये कहना रहा कि सिर्फ नाम ही तो बदले हैं। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ नाम बदल देंगे और इतनी बड़ी बात होगी, ये है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में बताने के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अवेयर करने के लिए हमारे बीच में दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी हैं जो कि इंस्पेक्टर है, सर शरद चंद्र सर। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सर के बारे में बता देना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर हैं और साथ ही इन्होंने LLB भी किया हुआ है, जिससे कि मैं ये एक एज्यूम कर सकता हूँ कि दोनों ही एक्सपीरियंस होने की वजह से ये बहुत अच्छे से हमें इन सभी चीज़ों को समझा पाएंगे। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगा, बहुत ही जनरल सी बात, कि एक्चुअली क्या बदला है कानून में। जी अंकित जी, बिल्कुल आपने जैसा कहा कि 3 कानून बदल दिए गए हैं। जी जी। तो जो हम IPC इंडियन पिनल कोड जो जिसको बोलते थे जी, उसको भारतीय न्याय संहिता के नाम से बनाया गया है और वो रिपील कर दिया गया है। वो मतलब पूरी तरह से खत्म कर वो खत्म करके नया भारतीय न्याय संहिता नाम से कानून बना। वो है ही नहीं मतलब 2023 इसका पूरा नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। जी। जिस तरह से IPC इंडियन पिनल कोड 1861 था, इसी तरह से अब ये भारतीय न्याय संहिता 2023 है। जी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो CRPC हम बोलते थे, अब उसको बोला जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इसी तरह इंडियन एविडेंस एक्ट जो हम बोलते थे पहले, जी, उसको बोला जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जी। तो ये चेंजेस हैं नाम के, और कुछ सेक्शंस नए ऐड किए गए हैं। जी। कुछ में एडिशन है, कुछ को मर्ज कर दिया गया है। जी। और कई डेफिनेशंस चेंज कर दी गई हैं, डेफिनेशंस नई आई हैं। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले पीनल कोड था, ये जो इंडियन पीनल कोड, पीनल मीन्स पनिशमेंट। जी। और अब ये भारतीय न्याय संहिता, मतलब हम पनिशमेंट सेंट्रिक ना होके न्याय सेंट्रिक, मतलब जस्टिस सेंट्रिक हो जाएं, ऐसी एक कोशिश की गई है इस। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर कहीं। जी जी बिल्कुल। तो सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे जरा कि ये जो BNS है, मतलब कि अब भारतीय न्याय संहिता, एक तो क्या है कि हम ना एक ब्रिटिश एरा से मतलब ना बार बार IPC कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने जुबान पे इस चीज़ को लानी होगी कि अब IPC ना बोल के BNS बोला जाए, मतलब कि भारतीय न्याय संहिता। तो सर, इस BNS में नए सेक्शन कौन कौन से जुड़े हैं, आप जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे। सेक्शंस जैसे BNS में, भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन जुड़े हैं। जैसे पहला नया सेक्शन हम मानेंगे तो 48 सेक्शन में, अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर बैठ के अबेटमेंट करता है, उकसाता है किसी को भारत में क्राइम करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए, तो पहले वो किसी भी सेक्शन में कवर नहीं होता था, वो ऑफेंस नहीं जैसे कवर होता अगर था। हम करंट के एग्जांपल को ले तो लाइक जैसे जो खालिस्तानी का मुद्दा वगैरह जो हम देखते हैं, कनाडा से जो आप उसको किसी से भी एग्जांपल कुछ भी ले, वो भी आप बिल्कुल सटीक एग्जांपल है कि कोई बाहर बैठ के और यहाँ कोई ग्रेफिटी से या किसी को फाइनेंशियल मदद करके और क्राइम के लिए, ऑफेंस के लिए उकसाता है, तो नाउ दैट विल बी कवर्ड एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 48 BNS में। इसी तरह जो पहले हम रेप का एक सेक्शन मानते थे कि भाई सेक्सुअल असॉल्ट, किसी वुमेन के मर्जी के अगेंस्ट जो सेक्सुअल असॉल्ट जो होता था, उसको रेप की परिभाषा में हम समझते थे। अब महसूस किया गया कि कई बार जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है,
वो रेप की परिभाषा से बाहर निकलते हुए एक ऑफेंस हमें लगता था पहले। और जैसे फॉर एग्जांपल जो अब सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, मतलब धोखेबाजी के तरीके अपनाकर किसी से सेक्सुअल फेवर ले लेना किसी लड़की से, जैसे अपना आइडेंटिटी गलत बता के या उसको ये बोल के आपकी नौकरी लगवा देंगे, शादी का झांसा देके, शादी का हमेशा न्यूज़ में हम देखते रहते होता है जी, शादी का झांसा देके या कोई भी डिसीटफुल मीन आपकी प्रमोशन करा देंगे, जी, ठीक है, आपकी तनख्वाह बढ़वा देंगे और अपनी आइडेंटिटी छुपा के शादी कर लेना, तो वो सब एक ऑफेंस के रूप में देखा जाएगा। वो उस तरह से अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो दैट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 69, और उससे आगे भी जो सेक्शंस हैं कुछ वो इस ऑफेंस को डिफाइन करते हैं और पनिशमेंट को डिफाइन करते हैं। इसी तरह एक सेक्शन नया ऐड किया गया है 95 में, जो आपने देखा होगा कि सर एक मतलब डाउट पूछना चाहूँगा, तो ये जो हम देख रहे हैं कि जैसे डिसीट के मामले में जो ये इंटरकोर्स का है, तो क्या ये चीज़ें पहले नहीं थी मतलब हमारे लॉज में? बिल्कुल नहीं थे। ये यही बड़ा मतलब आश्चर्य है कि जैसे बहुत सालों से अब जैसा मैंने पहले बताया, इंडियन पीनल कोड जो है 1861 में पहले बनी है, जी, 1861। हाँ, तो उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से सामाजिक परिवेश बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है, हमारा कम्युनिकेशन बदला है और मान्यताएं भी बदल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो आपने जो पूछा कि पहले ये, जैसे आपने देखा होगा कि जब कोर्ट में बहस होती हैं तो उसमें जो डिफेंस काउंसिल है, यानी कि जो डिफेंस करने वाले जो लॉयर हैं एक्यूज्ड की तरफ से, वो यही प्ली लेते थे कि एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स देयर वाज ए कंसेंट बिटवीन विक्टिम एंड द एक्यूज्ड, यानी कि जिस पे रेप का एलिगेशन है वो ये प्ली ले लेता था कि जब हमने इंटरकोर्स किया, क्योंकि उसकी डेफिनेशन इस तरह से थी, दैट वाज ओनली यू नो कि भाई केवल जो है वो जो एक्ट है उसको ऑफेंस मान लिया गया था, जबकि उस एक्ट से पहले जो डिसीटफुल मीन उसने वो किए थे कि वो मैं शादी कर लूँगा या जो भी उसने झूठ झाट बोल के उसको सेक्सुअल फेवर लिया था, तो वो रेप की डेफिनेशन से बाहर निकलते ही एक्यूज्ड कन्विक्ट नहीं हो सकता था, उसको सज़ा नहीं मिल सकती थी। और जो विक्टिम है वो ठगा सा महसूस करती थी कि भाई ये क्या जस्टिस है कि भाई मैंने तो ये समझ के इसको जो है सेक्सुअल फेवर दिया था, लेकिन वो नहीं निकला है, तो वो बेचारी जो है वो बड़ा ही उसके साथ अन्याय महसूस करती थी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये पहले इंक्लूड नहीं था। तो इसी तरह मैं और आपको बता दूं कि जो नए सेक्शंस इंक्लूड हुए हैं 95 में, हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, यानी कि बच्चे को किसी को हायर करना या एम्प्लॉय करना किसी ऑफेंस करवाने के लिए, जी, तो ये अपने आप में एक ऑफेंस बना दिया। जो बच्चा ऑफेंस करेगा वो तो अलग है, वो पहले भी था, और उसमें कॉमन इंटेंशन या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से उसको इम्प्लीकेट तो कर लेते थे हम, जो बच्चों से क्राइम करवाता था, लेकिन एज सच बिल्कुल क्लैरिटी से डिफाइंड ये नहीं था कि बच्चों से ऑफेंस करवाना एक ऑफेंस है। अब ब्यूटी ऑफ द केस इज, अब ये इसके सेक्शन की ब्यूटी क्या है कि जो ऑफेंस बच्चा करेगा, यानी बच्चे ने मान लो स्नैचिंग की, तो जो बच्चे इसको हायर करके या उसको ट्रेन करके और एम्प्लॉय करके उससे स्नैचिंग करवा रहा है, तो वो स्नैचिंग ऐसा माना जाएगा कि जो करवा रहा है उसी ने स्नैचिंग की है, या मर्डर किया है तो उसी ने मर्डर किया है। यानी कि पहले ये होता था कि थोड़ा सा नाबालिग के आधार पे जो है सो बातें, नाबालिग पे जो विक्टिम है और उसको तो रिलीफ रह गया, और वो जो ये बचे रह जाते थे, जो एम्प्लॉयर थे शिकंजा कसा जाएगा, शिकंजा कसा जाएगा। जी, अब नेक्स्ट जैसे आपने पूछा नए जो सेक्शंस हैं, उसमें बहुत ही एक आप का फिर नेचुरल क्वेश्चन आएगा कि पहले ऐसा नहीं था क्या। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये पहले कवर करना पड़ा था। ये सारे सेक्शन जो नए जो इंक्लूड हुए हैं, ये किसी न किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो
रूलिंग्स हैं, जी। तो वो भी एक कानून मान लिया जाता है। तो काफ़ी दिनों से या नए नए एक्ट के माध्यम से हम इसको कवर तो कर रहे थे। जैसे मैं जो नेक्स्ट जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो था वो मकोका जिसको बोलते थे, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999। अच्छा, कुछ स्टेट्स में मतलब ये था। अब महाराष्ट्र में था, दिल्ली में भी उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। एक नोटिफिकेशन निकाल के हम किसी भी स्टेट के एक्ट को लागू कर सकते हैं। किसी अदर स्टेट में एक नोटिफिकेशन सरकार अगर जारी कर दे तो उसको जारी करके जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं लोग। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को से मैं आपको समझा दूं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो है कि जो एक कॉन्टिन्यूटी में कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करना शुरू कर दे। जैसे कोई इलिसिट लिकर बेचना अपना पेशा बना ले, कोई व्हीकल थेफ्ट करना एक अपना पेशा बना ले, कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम करना एक पेशा बना ले, तो इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। सिंडिकेट बना के काम करना ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहलाता है। जो पहले हम मकोका एक्ट में कवर करते थे वो अब एक अलग से 111 सेक्शन बना दिया गया है जी। कि जिसमें आप किडनैपिंग, रोबरी, व्हीकल थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन, साइबर क्राइम, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब कवर हो जाएगा। जी जी। अब ऐसे ही टेररिस्ट एक्ट जो है, पहले टाडा बना फिर वो ख़त्म हो गया। जी जी। इसी तरह अब एक भारतीय न्याय संहिता में ही सेक्शन 113 में टेररिस्ट एक्टिविटी को अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है, सो दैट एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको एक अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हर पुलिस ऑफिसर हर एक्ट नहीं पढ़ पाता है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में तो मतलब पुराने वाले जो हमारे एक्ट थे जी, उनमें एक्चुअली टेररिज्म क्या है ये प्रॉपर डिफाइन नहीं था। नहीं, एक्ट में डिफाइन था जी। मैं भारतीय न्याय यानी आईपीसी, जी जी, आईपीसी में एज सच उस तरह से डिफाइन नहीं था जिस तरह से आज के सिनेरियो में, आज के पर्सपेक्टिव में जो हम फेस कर रहे हैं। देखो, जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल स्टेटस, लोगों के जो मोडस ऑपरेंडी, वो सब चेंज होते रहते हैं। तो उससे एक्ट ना बना के, एक एक्ट तो रहेगा, जो एक्ट बने हुए हैं वो एज सच रहेंगे, एक्ट को चेंज नहीं किया। हम आईपीसी और एक्ट अलग रखते हैं। आईपीसी को रिपील किया गया है, एक्ट एज सच हैं वैसे के वैसे हैं। तो ये एक नई बात सर ने बताई। ये नहीं है कि 111 में टेररिस्ट एक्ट को, कुछ लोगों को इन चीज़ों में भी कंफ्यूजन रहती है। जो हम टेररिस्ट एक्टिविटीज को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, उससे आसानी से हम इन्वेस्टिगेशन को के दायरे में उनको ला सकते हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जी, जो देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व है। इसकी डिटेल में फिर कभी जाएंगे कि क्या क्या टेररिस्ट एक्टिविटी में ये बॉम्बिंग है, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस का यूज़ करना है, वो सब है। और एक और सेक्शन जो है 152 ऐड किया गया है अपने इसमें बीएनएस में। 152 में है कि एनी एक्ट ऑफ एंडेंजरिंग, जस्ट जो नटशेल में बोलूँ तो पहले सेडेशन जो बोलते थे, सेडिशन जी, जो ब्रिटिशर्स वगैरह अक्सर हाँ, वो यही बोलते हैं कि राजद्रोह उसको बोलते थे। अब राजद्रोह का मतलब है राजा से द्रोह या राज्य से द्रोह के, मतलब जो रूल कर रहे हैं हमें, यानी कि लेकिन अब जो है ये राष्ट्रद्रोह को डिफाइन कर दिया गया है कि राष्ट्रद्रोह जो करेगा, देश के साथ जो द्रोह करेगा, वो उसकी सोवरेनिटी पे, यूनिटी पे, इंटीग्रिटी पे के अगर कोई एक्ट उसको एंडेंजर करेगा तो वो इसके अंदर कवर होगा जी। तो इस तरह से ये सेक्शन जो है ऐड नहीं किए गए। तो ये आपने समझा कि किस तरह से क्या नए सेक्शन वगैरह ऐड हुए इसके अंतर्गत। तो सर अब अगला क्वेश्चन आपसे हमारा ये रहेगा जी कि जो पुराने सेक्शंस हैं उसमें क्या कुछ एडिशन वगैरह का कुछ इस तरह का? हाँ, ये जो मैंने आपको 4-5 जो मेन सेक्शंस हैं वो बता दिए कि जो ऐड किए गए हैं। जो पुराने जो सेक्शंस हैं उनमें भी
कुछ की पनिशमेंट में एडिशन किया गया है जी। और कुछ की डेफिनेशंस वगैरह में अल्टरेशन किया गया है। मैं अगर मोटे मोटे में जो अगर मोटा मोटी बता दूं तो सेक्शन जो 103 है मर्डर, उसको अच्छे से इलाबोरेट कर दिया गया है, जिसमें मॉब लिंचिंग, वो जो नए नए वर्ड्स जो आजकल आप सुनने में, वो सब उसको मर्डर में कवर कर लिया गया है। जैसे मॉब लिंचिंग जिसको एक बोलते थे कि मॉब इकट्ठा के 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर किसी व्यक्ति की, ये मॉब लिंचिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत रहा के है। अंदर। तो सर इसको आप थोड़ा ठीक से उसको एड्रेस किया गया हाँ, है। जो मैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बहुत अच्छे से एड्रेस किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को 5 से ज़्यादा लोग मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। तो पहले क्या था कि मर्डर की डेफिनेशन में जो एक्ट था, जो इंडिविजुअल का और एक्यूज्ड का एक्ट था, उस पे ट्रायल चलती थी और उसको कंसीडर करके ये मानते थे कि उसमें एक्चुअल में किसने छुरा घोंपा, पीछे कौन खड़ा था, उसने क्या असिस्ट किया, उसका रोल क्या था। लेकिन अब जो मर्डर की डेफिनेशन है, इसमें अगर कोई 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर किसी आदमी की हत्या करते हैं तो वो 5 या उससे ज़्यादा लोग उतने ही एक्यूज्ड या उतने ही उनका रोल माना जाएगा जितना कि छुरा घोंपने वाले का। मतलब वहाँ जितने भी इन्वॉल्व थे सभी बराबर माने जाएंगे। जी जी, बराबर माने जाएंगे। और इसकी पनिशमेंट भी जो है पहले 10 साल से ज़्यादा 10 साल सज़ा थी और डेथ थी और आजीवन कारावास। लेकिन अब 10 साल की सज़ा नहीं, मर्डर है तो डेथ यानी कि फांसी की सज़ा या आजीवन कारावास, बस इन 2 सज़ा के अलावा और कोई सज़ा नहीं है मर्डर की। अगर मर्डर प्रूव होता है तो 2 ही सज़ा हैं, 10 साल की सज़ा को हटा के आप आजीवन कारावास और फांसी की सज़ा ही इसमें कर दी गई है। जी। इस तरह से अगर मैं एडिशन की बात करूं तो कुछ एक रोचक ये बात है कि 324 जो सेक्शन है BNS में, इसमें मिसचीफ को कैटेगराइज कर दिया। पहले जो मिसचीफ थी, मिसचीफ मतलब बोले तो कि जैसे कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देता है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज कर देता है, तो पहले ये होता था कि वो सब चीज़ें केवल एक मिसचीफ डेफिनेशन में कवर हो जाती थी। अब कितना भी किसी की बिल्डिंग का नुकसान हो जाए, किसी की गाड़ी का नुकसान हो जाए, किसी के वैल्यूएबल आर्टिकल का नुकसान हो जाए, तो उसकी वैल्यू ना देखते हुए एक्ट देखा जाता था और वो मिसचीफ में बहुत नॉमिनल बड़ा पैटी ऑफेंस माना जाता था और वो सस्ते में छूट जाते थे। ऐसा बहुत होता भी है जी। हाँ। तो अब इसको अच्छे से डिफाइन ये कर दिया है कि मिसचीफ में अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आप डैमेज करोगे तो 1 साल तक की आपको सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। इसी तरह से 20,000 से 1 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी को अगर आप डैमेज पहुंचाओगे, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो 2 साल तक की सजा और फाइन या दोनों हो सकते हैं और 1 लाख से ज़्यादा में 5 साल की सजा। तो यानी कि अब जनता को अपने मौलिक कर्तव्यों को जान लेना भी बहुत जरूरी है। मतलब कह सकते हैं कि जहां जिम्मेवारियां नागरिकों को दी गई है, अधिकार दिए गए हैं, तो जिम्मेवारियां भी उसको लेना पड़ेगा। ये एक्चुअली एथिकल है, खुद आनी चाहिए। जी बिल्कुल वो उसमें जिम्मेवारी बढ़ाने के लिए, जिम्मेवारी का एहसास उसको लोगों को बढ़ाने के लिए इसको कैटेगराइज किया गया है। जी। तो सर ये जो अभी आप थोड़ी देर पहले एक ऑर्गेनाइज क्राइम की बात कर रहे थे। जी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइज क्राइम के जो सेक्शन है, इससे हमें क्या फ़ायदे रहने वाले हैं? इससे ये फ़ायदा है कि एज ए पुलिस ऑफिसर मैं बताऊँ आपको कि पहले हम जो स्कैटर्ड जो ऑफेंसेस हैं, मान लो इलिसिट लिकर के कोई बेच रहा है, पहली बार पकड़ा गया है, उसकी ट्रायल चली, उसका जो भी फेट हुआ, कन्विक्ट हुआ या उसके वो बरी हो गया, ठीक है। दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, तो ऑर्गेनाइज क्राइम को जब तक डिफाइन और उसको ऑफेंस में नहीं लाए थे, तो अंकित जी हर इंडिविजुअल केस को कोर्ट बोलता था कि मैं इसको एक सेपरेट केस के रूप में ट्रायल करूंगा। जी, एक कंसेप्ट था, यानी चाहे वो 50वीं बार वो ऑफेंस कर रहा है तो 49, क्योंकि
49 केसेस में वो ट्रायल फेस कर चुका, तो जो 50th जो उसका केस है वो भी ऐसा इस तरह से ट्रायल होता था कि जैसे फ्रेश हो। तो एक फर्स्ट टाइमर और एक हैबिचुअल क्रिमिनल में कोई अंतर नहीं था। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो अलग से सेक्शन जो बना दिया गया है, तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंटिन्यूटी में कोई अगर कर रहा है तो एक अलग से उसकी ट्रायल होगी और उसमें सब उससे पूछताछ होगी कि भाई आप इसने जो इसको प्रोफेशन ही बना लिया है, तो उसके अंदर जो है वो उसमें कंसीडर किया जाएगा कि भाई ये कितनी बार ये कर चुका है। और कंटिन्यूटी इसलिए माना गया कि भाई उसकी कंडीशन है, उसको डिफाइन कर दिया गया है कि भाई 10 साल में 2 बार उसका चार्जशीट दाखिल होके और उसको कॉग्निजेंस लिया गया है। मतलब इस तरह से अब ये क्रिमिनल्स को समझ जाना होगा कि पहले वो यानी कि सोचते थे कि छूट जाएंगे और ट्रायल चलता रहेगा और फिर यही करते रहेंगे, तो ये अब अपनी मानसिकता खत्म करनी होगी है। उसको थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट बनाया है और होना भी चाहिए। सोसाइटी को क्राइम को पेशा ना बने, क्राइम कोई पेशा ना बन जाए और प्रोफेशन ना बनाए बड़ी आसानी से, तो होना भी चाहिए। जो बच्चों का जो हायर करने का जो मैंने बताया वो सेक्शन भी ये उनको रोकने के लिए है कि लोग सिंडिकेट बना के इसको पेशा ना बना ले, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जो अलग से डिफाइन करके एक ऑफेंस बना दिया गया है, ये भी अकाउंट फॉर करने के लिए कि कोई भी परिवार ये हिम्मत ना करे कि भाई ऑफेंस से ही अपनी रोजी रोटी चलाना शुरू। उसके अलावा आप जो पूछ रहे हैं कि किस तरह से स्पीडी ट्रायल के लिए, तो अंकित जी मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ नोट करके लाया हूं। जो ऐसे सेक्शंस हैं कि आपको लगेगा कि पहले किस तरह से डिले होती थी ट्रायल और अब किस तरह से उसमें टाइम कम हो गया। यानी कि जो डायलॉग था सन्नी देओल का कि तारीख पे तारीख, वो किस तरह से उसको एड्रेस किया गया है और सीरियसली एड्रेस किया गया है विद ए सीरियस नोट। जैसे 3 साल से कम सजा वाले ऑफेंसेस में, 3 साल से कम जिसकी सजा है उसमें अरेस्ट ही नहीं करेंगे, और अरेस्ट करना भी पड़ा तो एसीपी, तो दिल्ली में एसीपी बोलते हैं जी, तो स्टेट में डिप्टी सुपरिटेंडेंट डीएसपी बोलते हैं। तो डीएसपी की परमिशन से उसको अरेस्ट करेंगे 3 साल से कम सजा वाले ऑफेंसेस में। ओके। इसी तरह से 60 साल के ज़्यादा का कोई एक्यूज्ड है, कोई भी एक्यूज्ड अगर उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आप डीएसपी एसीपी से पूछकर ही उसको अरेस्ट कर सकता है। आईओ वैसे डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अरेस्ट नहीं होगा तो काफ़ी कुछ वो परेशानियों से बच सकता है। दूसरा ये है कि प्रोविजन 40 है, इसमें प्राइवेट आदमी भी, मान लो एक चोर को पकड़ लेता है, किसी के घर में चोरी हुई और उसने खुद ही चोर को पकड़ लिया, पकड़ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि एवरी सिटीजन इज ए पुलिस ऑफिसर विदाउट यूनिफॉर्म, ये कहा जाता है। ये है अब अपने डिफेंस का हर किसी को राइट है, सेल्फ डिफेंस। तो उसमें अंकित जी क्या होता था कि चोर को पकड़ लिया, रात ज़्यादा है, पुलिस स्टेशन दूर है, कोई भी ऐसी कंडीशन आ सकती थी। उस कंडीशन में क्या था कि ये डिफाइंड नहीं था कि वो प्राइवेट आदमी पकड़ के उसको कितनी देर में पुलिस स्टेशन ले जाए। तो जो राइट्स ऑफ द जो ह्यूमन राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड जो हैं वो थोड़ा सा उसमें एम्बिग्यूटी थी। तो अब ये डिफाइन कर दिया गया सेक्शन 40 में कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन, पुलिस ऑफिसर के लिए तो 24 आवर्स है ही, आपको पता है, प्राइवेट पर्सन अगर कोई अरेस्ट करता है तो 6 घंटे के अंदर अंदर उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भेजना होगा। एक नई चीज जानने योग्य बात थी, मतलब जो आपने बताया कि अगर कोई किसी को मतलब अगर 6 घंटे से ज़्यादा अगर रखेगा तो क्या इसको किडनैपिंग कह देंगे क्या? सर्टेनली उसको इलीगल किडनैपिंग नहीं तो इलीगल डिटेंशन में तो वो आ ही जाएगा। इलीगल डिटेंशन एलिगेशन तो लग ही जाएगा, बाद में वो अगर एक्सप्लेन कर सकता है वो तो अलग बात है। अच्छा, दूसरा सेक्शन 63 MNSS की हम बात कर रहे हैं, इसकी BNSS की, सॉरी BNSS की बात करें। सेक्टर 63 में जो आप समन्स भेजते थे, समन्स बुलाने के लिए
तो उसको किसी के परिवार में समन्स भेजने हैं, एक इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर जाता था, पूरे गांव को पता लग जाता था कि जी पुलिस आई है, किस लिए आई, वो सब ख़त्म करके मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सनली आप फिजिकली जाएं, आपने व्हाट्सएप कर दिया, आपने ईमेल से कर दिया और समन्स भेज दिए, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द सर्व्ड समन, वो समन सर्व हो गया। तो ये इसमें जो आप पूछ रहे थे कि स्पीडी ट्रायल कैसे हो जाती है, कि एक्सपेडाइट कैसे करते हैं, तो इसमें एक्सपेडिशन में फ़ायदा मिलेगा, उसमें किसी भी ट्रायल को तेज करने के लिए इसमें एक ये तरीका है, क्योंकि मान लो आप बिहार का कोई सम्मान है यहाँ से, तो वो आने जाने में टाइम लगेगा। अभी केवल अब आप व्हाट्सएप करोगे, उस बंदे को पता लग गया, उसने ओके कर दिया, टिक मार्क कर दिया, या उसने डन या थंब दिखा दिया, तो वो माना जाएगा कि उसको समन सर्व हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनिकली आप समन सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से कोर्ट में जो विटनेसेस हैं वो भी ऑनलाइन वर्चुअल मीडिया से वर्चुअल मीन से अपनी गवाही दे सकते हैं। ओके। इसी तरह जो बहुत एक एस्पेक्ट था कि भाई क्या हम जो ट्रायल है उसके लिए एक्यूज्ड जरूरी है क्या? हाँ, ये तो ने कहा ना कि भाई तारीख पे तारीख ना मिले, उसके लिए उल्टा एक्यूज उल्टा सोचता है, डिफेंस काउंसिल उल्टा सोचेगा ना कि अगर उसके फेवरेबल कंडीशंस नहीं चल रही हैं तो वो डिले करने की कोशिश करेगा। तो डिले ना हो उसको चेक करने के लिए अब ये कर दिया है कि मान लो 4 एक्यूज्ड हैं एक ऑफेंस में और एक एक्यूज्ड एब्सेंट है, वो नहीं आया है, तो भी ट्रायल चलती रहेगी। मतलब अब क्या मतलब इसमें एक चीज़ है कि एक का भी होना जरूरी है, मतलब जैसे 4 आपने बताया, तो कि जो एक भी मान लो वो जेल में है तो उसको वर्चुअल मीडिया से पेश कर दिया जाएगा, यानी कि वो टीवी पे उसका एडवोकेट है और टीवी पे उसका जो फेस है वो दिख रहा है और वो सुन रहा है अपनी ट्रायल, उसके एडवोकेट सुन रहे हैं, तो ट्रायल चलता रहेगा, ट्रायल नहीं रुकेगा। अच्छा। चाहे वो एब्सेंट है या वो कोर्ट में मौजूद है, ताकि इसको और फास्ट बनाया जा सके। जी सर, एक ना कुछ ऐसा ही कुछ एक इशू भी उठा लोगों के बीच में कि सुनने में आ रहा है कि पुलिस के पावर को कुछ बढ़ा दी गई है, तो कुछ ये क्या था, इस पे आप बताना चाहेंगे? मतलब कि कुछ लोगों को मतलब कई बार भ्रम भी हो जाता है, जैसे डिटेंशन वगैरह का जो मुद्दा है, उस चीज़ पे आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, पावर्स कहें, जिम्मेवारी कहें, जो आप बात कर रहे हो सेक्शन 172 की बात कर रहे हो कि भाई 24 आवर्स तक एक पुलिस ऑफिसर जो है वो डिटेन कर सकता है एक इंडिविजुअल को, अगर उसकी ऑफिशियल डायरेक्शन को, ऑफिशियल मतलब लॉफुल डायरेक्शन को कोई फॉलो ना करे, तो वो 24 आवर्स तक, यानी कि जब तक उसका पर्पज़ है और उसको मेंशन करना पड़ेगा, उसको डिटेन कर सकता है। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हो कि ये 3 नए कानून लाए गए थे, तो इसमें से एक हमारा BNSS भी है, जिसको हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं, ठीक है। तो सर, अब हम थोड़ा सा BNSS के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, और सबसे पहले आप एक थोड़ा सा ना बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे दर्शकों को बताएं कि एक्चुअली में जो ये BNSS है ये होता क्या है, और जो हम अभी BNS जो भी इतना कुछ डिस्कस करके आए हैं वो इससे किस तरह से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं को यह भी जानना जरूरी कि एक्चुअली ये होते क्या है। मतलब ये भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और जो साक्ष्य अधिनियम है जी, वो तीनों कहने को अलग अलग कानून है जी, लेकिन तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि तीनों एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। समझो तो इस तरह से कि भारतीय नागरिक जो भारतीय नागरिक संहिता जो है, इसमें डेफिनेशंस, किसी भी जुर्म की, ऑफेंस की डेफिनेशंस और पनिशमेंट्स जी, वो डिफाइन किया गया है। अब उस डेफिनेशन में ऑफेंस आ गया, यानी कि मर्डर क्या है उसको डिफाइन कर दिया और उसकी सजा क्या है, और लेकिन कोई मर्डर कर दे जी, तो उसको कौन पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा, पकड़ के क्या करेगा, क्या क्या
डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या जो एविडेंसेस हैं जो वो कुछ भी इकट्ठी ट्रायल करेगा, के दौरान जो चीजें इकट्ठी करेगा, ट्रायल में कैसे पहुंचाएगा उस एक्यूज्ड को, कहाँ रखेगा, मेडिकल कराएगा नहीं कराएगा, एक्यूज्ड को कैसे पकड़ेगा, विक्टिम का क्या करेगा, और गवाहों के स्टेटमेंट कैसे लेगा, वीडियोग्राफी करेगा नहीं करेगा, ये सारा प्रोसीजर जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में था, सीआरपीसी में था, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो बोलने से ही समझ आ जाता है कि प्रोसीजर है ये, वो उसका दूसरा नाम समझो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जी, उसी का दूसरा नाम समझो इसको। और इसमें ये प्रोसीजर बताया गया है कि ये जो भारतीय न्याय संहिता में जो जो ऑफेंसेस हैं उसमें अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसकी ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन से लेके, एफआईआर से लेके इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल तक कैसे चलेगा, मतलब प्रोसीजर। हम सिंपली ये कह सकते हैं कि क्राइम हो जाने के बाद जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या जो पुलिस ऑफिसर, उनके जो चैलेंजेस एक तरह से जो उनको करना होता है, अभी जो प्रोसीजर वो है, सारी चीजें सीआरपीसी का ख्याल, वो उसमें मेंशन है, प्रोसीजर में BNSS का ख्याल रखते हुए करना होता है। ये वो उसी में मेंशन है, उसी के अंदर रह के विद इन द एम्बिट्स ऑफ BNSS वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे जी। और पहले ही मैं बता दूं कि जो एविडेंस एक्ट जो था हमारा, जो पहले हम इंडियन एविडेंस एक्ट जिसको बोलते थे, अब जो जिसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलते हैं, वो ये परिभाषित करता है कि जो एविडेंस है किसको एविडेंस माना जाएगा। अभी तक हमने क्या देखा, BNS में उसकी परिभाषा और पनिशमेंट आ गई, नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रोसीजर आ गया कि किस तरह से उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करेंगे। अब कोर्ट को ट्रायल भी तो करनी है जी। अब कोर्ट जब ट्रायल करेगा तो कोर्ट किस चीज को साक्ष्य मानेगा, साक्ष्य मतलब एविडेंस, किसको साक्ष्य मानेगा, कितना मानेगा, उसको कितनी तरजीह दी जाएगी, कितनी इम्पोर्टेंस, वो सब किसमें परिभाषित है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो मेरा कहने का मतलब कि तीनों ये कानून अलग अलग होते हुए एक दूसरे के पूरक हैं, इकट्ठे मिलके ही ये काम करते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है सर, कि जैसे कि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि यानी कि कानून के प्रति, न्याय के प्रति लोगों का जो विश्वास बढ़ाने के लिए ये चीज़ें हैं, मतलब कि कितना उनके साथ फेयर हो रहा है, मतलब सब कुछ। हाँ, देखिए, अगर जहाँ आप BNSS की बात करेंगे तो आप जो इसको पढ़ेंगे, इसके सेक्शंस को इलेबोरेटेड वे में अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको सर्टेनली आभास होगा कि इसमें कोशिश की गई है कि नागरिकों में हमारे न्याय के प्रति, हमारी जुडिशरी के प्रति, जूरिस्प्रूडेंस के लिए विश्वास बढ़े जी, तो ट्रांसपेरेंसी से काम हो। जहाँ पुलिस की पावर बढ़ाई गई है वहीं उसकी जिम्मेवारियां भी बढ़ाई गई जी। इसी तरह नागरिक को जहाँ अधिकार दिए गए हैं उस तो नागरिक को जिम्मेवारी भी दी गई है। अब जैसे आप बात करें कि बिल्कुल सही पूछा आपने कि केवल नाम नहीं बदला है, कोशिश की गई है इसमें बहुत कि नागरिकों को आप ये एहसास कराएं कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा और नहीं हो रहा है। जैसे सेक्शन 105 BNSS का जी, वो हमें मैंडेटरी बना देता है, पुलिस ऑफिसर को मैंडेटरी बना देता है कि जो भी आप सीजर या सर्च करेंगे किसी के घर में या किसी के पॉइंटिंग आउट पे, अगर आप कोई चीज़ सीज करेंगे या कहीं सर्च करेंगे तो वो ऑडियो वीडियो उसकी ऑडियो विजुअल वे में उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे और वो मैंडेटरी कर दिया गया जी। तो इस बार और मैं थोड़ा सा जैसे पुलिस ऑफिसर ने किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सीन ऑफ क्राइम पे गया जी, और जाके मैंने एक एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया। एक्यूज से पूछा कि भाई आपने मर्डर किया है तो वो जो चाकू है वो कहाँ आपने फेंक दिया है, या तो सीन ऑफ क्राइम का पूरा वीडियोग्राफी मुझे करना है। ओके। जहाँ जहाँ सबूत, ब्लड है, उसके कपड़े हैं, ब्लड स्टेन्ड कपड़े हैं, ब्लड स्टेन्ड सोयल है, या कोई और व्हीकल खड़ा है जिस व्हीकल में वो आया है, वो सारा सीन ऑफ क्राइम को मैंने वीडियो में कैप्चर करना है। जी। फिर
सीजर की बात आई कि क्या क्या चीज़ मैं साक्ष्य के तौर पर मैं सीज करूँगा, यानी कि उनको जाब्ते में लूँगा, तो उससे उसको भी मैं वीडियोग्राफी करते हुए जाब्ते में लूँगा। उसके बाद वो बोलता है कि मान लो मैंने कहीं और वेपन ऑफ ऑफेंस फेंक दिया है, तो वहाँ जब हम सर्च करेंगे या वहाँ जाएंगे तो उसकी भी, यानी कि हर स्टेप की वीडियोग्राफी होगी, जो बिल्कुल नहीं था पहले। जो बिल्कुल नहीं था पहले, हम केवल केस डायरी में लिख देते थे कि जैसे मुंशी प्रेमचंद स्टोरी लिख रहे हैं कि इतनी तारीख को इतने बजे वहाँ मैं गया, मैंने ये किया वो किया, और टेक्नोलॉजी होते हुए भी उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन भी कॉन्ट्रडिक्शन होती थी। और जो डिफेंस काउंसिल है वो यही क्वेश्चन करते थे कि भाई नहीं, ये तो पुलिस स्टेशन से बाहर ही नहीं गए जी, ये तो इंसिडेंट पे गए ही नहीं जी, ये तो बैठे बैठे ये कर लिया। उन सब का जो देखो, इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जो पुलिस ऑफिसर की, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम भी बढ़ता है, जिम्मेवारी भी बढ़ती है, क्योंकि वो जो वीडियो हमने बना ली उसको हमने मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड भी करना है। मतलब पूरा आंसरेबल होना है, मतलब यस। तो उसी तभी तो एक नागरिक को फेथ बनेगा ना कि भाई हाँ, मेरे साथ अन्याय नहीं हो रहा है, कि मैं सही से मेरे साथ न्याय हो रहा है। तो इसमें सर थोड़ा सा ये जानना चाहूँ कि क्या उन लोगों के लिए कोई राहत है, जैसे कि ये चीज़ ना हम बहुत ज़्यादा देखते हैं अपने सिस्टम में कि कुछ लोग किसी को झूठे केसेस में भी फंसाने की कोशिश करते हैं, कुछ बहुत सारे इंटेंशंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल इंटेंशंस हो सकते हैं, या कुछ दुश्मनी वगैरह के चक्कर में वैसा करते हैं। तो क्या यहाँ पे कुछ राहत मिलती है? देखो, जहाँ सोसाइटी है, झूठ सच वहाँ दोनों चलेगा। ऑफेंस क्राइम है तो ये बने हैं, तो ये मानते हुए पहले क्या था कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि किसी को तंग करना, किसी शरीफ आदमी को तंग करना, तो उसके अगेंस्ट झूठे एलिगेशन लगा के और पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ। पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर बैठा है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई जो वो ऑफेंस की बात कर रहा है उसको रजिस्टर करने के अलावा पुलिस ऑफिसर के पास, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर करने के अलावा उसको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। करना ही करना। जबकि एट द फेस ऑफ इट आपको लग रहा है कि भाई ये हो सकता है कि ये जेन्युइन ना हो, लेकिन एफआईआर हो गई। एंड यू आर राइट, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिसके अगेंस्ट एफआईआर हो गई एक रिकॉर्ड में, तो सर्टेनली वो हरासमेंट का शिकार होगा। तो अब बीएनएसएस में ये प्रोविजन दे दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर को अगर लगता है प्राइमा फेसाई कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो स्टॉप कर सकता है उसको। मतलब अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको कुछ टाइम दे दिया गया है कि आप पहले एश्योर हो जाओ कि ये एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी, 176B जो है बीएनएसएस का, वो अगर उसको if it appears that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case। एक तो ये हो गया। एक जो आप बात कर रहे हो कि समय की, तो वो 7 साल से कम, देखो जो अगर हीनस केस है, बिल्कुल ही रेप, मर्डर और इस तरह का एलिगेशन है, उसमें पुलिस ऑफिसर को कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसमें उसको एफआईआर करनी है। लेकिन ऐसा कोई ऑफेंस का एलिगेशन है जिसमें कि सजा 7 साल से कम है, 3 साल से ज़्यादा, 7 साल से कम है, तो उसमें आपको 14 दिन दिए गए हैं बीएनएसएस में। पहले ये भी नहीं था कि मान लो किसी ने पड़ोसी को तंग करने के लिए बोल दिया, इसने मेरी चीज़ चुरा ली, और पड़ोसी वहीं आके पुलिस स्टेशन में ही बोल रहा है कि नहीं सर, मेन इशू ये है कि कल बच्चों का झगड़ा हुआ था इसलिए ये एलिगेशन लगा। तो हमारे पास लीगल कोई ऑप्शन नहीं था कि इसको इंक्वायरी करने का। जी। तो नाउ बीएनएस हैज प्रोवाइडेड अस द प्रोविजन टू प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए हमारे को उन्होंने 14 दिन दे दिए गए हैं कि 14 दिन तक आप इसमें इंक्वायरी कर सकते हैं, और इन राइटिंग आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें एफआईआर क्यों नहीं बनती।
जी, अच्छा, मतलब आपकी भी जवाबदेही है इसमें बिल्कुल कि आपने किस बेस पे मतलब कि ये डिसाइड किया कि एफआईआर इसमें नहीं बनती? मैंने वही कहा, इसमें नागरिकों को भी बांधने की कोशिश की गई है कि जिम्मेवारी से, और पुलिस को भी। जी सर, एक जैसे कि हम देखते हैं कि कोई रेप विक्टिम होता है तो वो वैसे ही मेंटली फिजिकली काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर्ड रहता है, मतलब। जी बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि ये एक इशू भी है कि फिर उसको उस समय बहुत ज़्यादा परेशान ना किया जाए, बहुत सॉफ्टली इन्वेस्टिगेशन में उसे इन्वॉल्व किया जाए। तो इन सब को लेकर अभी हम देखेंगे कि क्या है मतलब इस कानून में है। बीएनएसएस में ये क्लियर कट डायरेक्शन है कि अगर रेप विक्टिम है कोई, तो पुलिस स्टेशन में बुलाने का तो मतलब ही नहीं है। रादर नॉट ओनली रेप विक्टिम, पीपल अबाउ द एज ऑफ 60 साल से बड़ी उम्र का कोई भी आदमी को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। मैं आपको आपके माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि 60 ईयर से ऊपर का कोई नागरिक को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप पुलिस स्टेशन में आओ। इसी तरह से 15 साल से नीचे के बच्चे को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाएगा। अगर अपनी मर्जी से 60 ईयर से ऊपर बच्चा या मेंटली डिस्कार्डेड जो लोग हैं, मेंटली जो चैलेंज लोग हैं, उनको भी नहीं बुलाया जा सकता। अगर अपने आप 60 ईयर से सीनियर आदमी अपने आप जा रहा है पुलिस स्टेशन में, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो इसी तरह रेप विक्टिम जो आपने बात की, तो रेप विक्टिम का तो मतलब ही नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे। आपको वहाँ जाना है, लेडी ऑफिसर जाएगी प्रेफरेबली। अगर मजबूरी में मेल ऑफिसर जाएगा तो लेडी जो एम्प्लॉई है पुलिस ऑफिसर वो साथ होगी, सबॉर्डिनेट साथ होगी उसकी घर पे, या जहाँ वो चाहे कंफर्टेबल फील करे वहाँ उससे पूछताछ होगी। और वहाँ उसके परिवार के मेंबर्स प्रेफरेबली वीमेन की प्रेजेंस में उससे पूछताछ होगी। और प्रोविज़न ये भी है कि अगर मे लगाया गया है कि अगर उचित समझा जा रहा है तो उससे जो पूछताछ हो रही है उसकी वीडियोग्राफी भी होगी। ये सारी चीज़ें मतलब अब ऐड हुई है, पहले नहीं था ऐसा कुछ। पहले मैंने जैसा पहले कहा कि ये जो ज़रूरत है, जो समाज में कानून की ज़रूरत है, अब आईपीसी 1861 में पहले लिखा गया। बिल्कुल। तो धीरे धीरे जो ज़रूरत को पूरा करने के लिए देखो कानून, एक तो पार्लियामेंट बना रहा है, दूसरा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट जो डायरेक्शन जो रूलिंग देते हैं वो भी कानून माना जाता है। तो डिफरेंट केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के माध्यम से ये मोर और लेस प्रोविजन ऑलरेडी फॉलो हो रहे थे। अच्छा, लेकिन एक यस ऑर्गेनाइज्ड वे में अब ये बीएनएसएस में डाल दिया गया है। ये चीजें पहले बस सिचुएशन को देखते हुए लोग स्टेप उठा लेते थे और ये नेसेसरी हो गया कि ऐसा करना ही करना। अब ये मैंडेटरी हो। जी। चलिए, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मतलब कितने सारे चेंजेस है और कितना मतलब ज़रूरी था इन चेंजेस को किए जाना। जैसे कि सर ने बताया कि बहुत ब्रिटिश एरा से, बहुत पुराने समय से ये कानून वगैरह चलती आ रही थी और काफ़ी ज़रूरत था इसमें चेंजेस का, जैसे कि अभी तक हम चीज़ों को, सिनेरियो को देखते हुए समझ पाए हैं। तो सर, अभी तक जैसा कि आपने जो कुछ भी हमारे सामने इन चीज़ों को रखा, जो भी हमने डिस्कशन अभी पीछे किया, सर इसमें एक ना फोरेंसिक का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। जी। तो आप इस पे कुछ बताना चाहेंगे कि इन चीज़ों को लेकर, मतलब फोरेंसिक साइंस वगैरह वाली जो बातें हैं, जो इनको लेके क्या चीज़ें हैं? देखिए, इसमें बीएनएसएस में मैंडेटरी कर दिया गया है कि ऐसा ऑफेंस जिसमें कि सज़ा 7 साल से अधिक है, ज़्यादा है जी, उसमें फोरेंसिक टीम को बुलाना जरूरी है। तो मतलब अब फोरेंसिक टीम को बुलाना जरूरी है 7 साल से ज़्यादा। अब आप कहेंगे 7 साल से कम वाले में क्यों नहीं? हाँ, ऑब्वियस क्वेश्चन है। तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना डेवलप नहीं है देश में कि इतनी सारी फोरेंसिक टीम हो, लेकिन ऑलरेडी इस बीएनएसएस में प्रोविज़न डाल दिया गया है, 5 साल का समय है
स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, फोरेंसिक टीम्स बनाएं जी, क्योंकि इसमें प्रोविज़न दे दिया गया है कि अगले 5 साल में नॉट ओनली द ऑफेंसेस विद द पनिशमेंट मोर देन 7 years, हर ऑफेंस में, हर क्राइम के सीन पे फोरेंसिक टीम आएगी, ताकि हम ट्रायल को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सके। हाँ, लेकिन वो 5 साल का टाइम दे दिया गया है जी। तो 5 साल में स्टेट गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेगी। जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को करंट अफेयर के क्लास में बताया भी था कि अभी हाल ही में जो हमारी सरकार है उसने इंडिया के अंदर में फॉरेंसिक चीज़ों को अपडेट करने के लिए कुछ 2224 करोड़ रुपए का एलोकेशन भी किया था कि इसके कुछ हम कैंपस वगैरह भी, क्योंकि यूं है कि हमारे भारत में भी एक ही यूनिवर्सिटी है लगभग, जो मैंने पढ़ा था शायद कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात के अंदर है। तो अब इसमें भी सरकार पैसा खर्च कर रही है ताकि ट्रायल को काफ़ी एफिशिएंट और बहुत ही जल्दी कवर किया जा सके। देखो, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है जी, तो उसमें ये टाइम बिल्कुल इसीलिए दिया गया है कि तब तक अपनी लेबोरेटरी एस्टेब्लिश कर लेंगे स्टेट्स। लेबोरेटरी में जो फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं वो अपनी टीम बना लेंगे। तो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जैसे डॉक्यूमेंट्स की जो राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं वो अलग है, ब्लड जो बायोलॉजी का जो से रिलेटेड जो डीएनए है या सीमेन है उसका जो एनालिसिस करते हैं वो अलग है, केमिकल एनालिसिस अलग है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो उनकी टीम अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस, जो क्राइम सीन पे क्या ऑफेंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो टीम बुलानी पड़ेगी। तो 5 साल का टाइम दे दिया गया है इसमें। और 7 साल के ऊपर के सजा में ये मतलब क्राइम वो अभी से मैंडेटरी हो चुका है और उससे कम में भी होगा, लेकिन 5 साल का समय लिया है सरकार ने ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा अपडेट कर ले, बढ़िया कर ले। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी थोड़ी रिसोर्सेज की भी प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। तो सर एक क्वेश्चन मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें एक चीज़ है कि जो एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है वो क्या होता है। हाँ। और कुछ एडवोकेट का है, मैं कुछ ज़्यादा खास इसमें समझ नहीं पाया था, तो आपसे ये समझना चाहूँगा एक बार। डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर ये है कि आज से पहले अंकित जी आपने देखा होगा कि किसी परिवार से कोई आदमी ने से कोई गलती हो गई है या कोई ऑफेंस हो गया है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो परिवार को काफ़ी दिक्कत होती थी ये जानने में कि किस ऑफेंस में अरेस्ट हुआ है, कब अरेस्ट हुआ है, कहाँ पेश होगा और किसने अरेस्ट किया है, आईओ का नाम क्या है, केस एफआईआर क्या है, किस कोर्ट में जाएगा। तो इन सब दिक्कतों को देखते हुए इसमें लॉ में अभी मैंडेटरी कर दिया गया है कि एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई से नीचे नहीं होगा, वो एएसआई से ऊपर हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। उसका काम क्या होगा? उसका काम क्या होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में, पूरी डिस्ट्रिक्ट में एक होगा वो, उसका काम यही है, केवल एक काम होगा उसका। उसको डेजिग्नेट कर दिया गया है कि वो अरेस्ट का लेखा जोखा रखेगा, कौन किस सेक्शन में किस पुलिस स्टेशन से अरेस्ट हुआ है। दूसरा, इसमें ये भी मैंडेटरी बना दिया गया है प्रोविजन में बीएनएसएस में कि हर पुलिस स्टेशन लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्प्ले करेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली करें या जैसे भी फिजिबिलिटी होगी और फैसिलिटी होंगी वो डिस्प्ले करेंगे पुलिस स्टेशन लेवल पे भी, और ये कि पिछले 24 घंटे में ये लोग अरेस्ट हुए हैं। तो अब वो पीछे पीछे भागने वाली बात ख़त्म हो जाएगी कि भाई कौन अरेस्ट हुआ, क्या हुआ, पता ही नहीं लग रहा जी। तो वो सब आपने सही एक क्वेश्चन किया कि ये सबको अवेयर भी होना चाहिए, और ये जो भी सुन रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनका अधिकार है सीधा पुलिस स्टेशन चक्कर लगाने की बजाय डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर के पास जाएं और पूछें कि हमारा एक आदमी ये है, ये इसके बारे में डिटेल दो। तो सर अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि सुनने में आ रहा है कि पुलिस को 24 घंटे डिटेंशन करने की जो पावर दे दी गई है, थोड़ा इसके बारे में हमें बताएंगे आप? अभी दे दी गई है ऐसा अंकित जी नहीं कह सकते। पावर तो डिटेंशन की पहले लोकलाइज्ड जो एक्ट थे जी, दिल्ली पुलिस एक्ट में, जैसे दिल्ली में दिल्ली पुलिस एक्ट है, और ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में लोकल एक्ट बना रखे थे कि पुलिस जो है इंटरोगेट किसी को सस्पिशियस हालात में कर सके। लेकिन अब
एक अलग से सेक्शन 172 BNSS में डाल दिया गया है जी कि जिसमें डिफाइन कर दिया गया है कि अगर आप लॉफुल डायरेक्शन को ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान किसी पुलिस ऑफिसर की लॉफुल डायरेक्शन को कोई सिटीजन नहीं फॉलो करता तो उसको वो जितनी देर के लिए चाहे वो डिटेन कर सकता है, पुलिस स्टेशन ले जा सकता है, और उसके बाद अगर उसका पर्पस सोल्व हो जाता है, जो सिचुएशन डिफ्यूज हो जाती है, तो लिख के बाकायदा उसको एक्सप्लेन करके कि क्यों डिटेन किया, जिम्मेवारी भी है इसमें, और लिख के उसको रीज़न लिख के उसको और फ्री भी कर सकता है, और चाहे तो कोर्ट में पेश कर सकता है। जी। तो सर एक क्वेश्चन ये था, जो तलाशी है मतलब सर्च प्रोसीजर जो है उसे वीडियोग्राफ तो कर लिया जाएगा, जैसे कि आपने पहले भी कुछ बताया ऐसा, ठीक है, लेकिन वो आईओ के पास ही रहेगा या कोई और प्रोविजन है लोगों को? जी जी नहीं, आईओ के पास नहीं रहेगा जी जी, वो 48 विद इन 48 आवर्स जी जी दैट विल बी फॉरवर्डेड टू द कंसर्न मैजिस्ट्रेट। तो इससे लोगों को कुछ फायदा, जैसे कि आप बिल्कुल बिल्कुल, इससे मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों का फेथ इतना बढ़ जाएगा कि जैसे एलिगेशंस लगते थे कि एक सीजर कर लिया, मान लो मैंने एक ड्रग जो है वो सीज कर ली, और सीज करके उस पर सील भी मेरी, अंकित जी, मेरी लगी हुई है, पुलिस स्टेशन भी मेरा है अंकित जी, पुलिस स्टेशन में जो मालखाना जिसको हम बोलते हैं, जिसमें वो चीज़ रखी गई है, उसमें जो हेड कांस्टेबल है या कोई भी, सब आपके हैं, सब हमारे हैं। हाँ। तो एलिगेशन हम वल्नरेबल थे, एलिगेशन के वल्नरेबल थे कि जी उसमें सील चेंज कर दी होगी, सील हटा के उसमें माल चेंज कर दिया होगा, क्वांटिटी बढ़ा दी होगी, या ये कर दिया होगा, या कुछ भी एलिगेशन लग सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी का इशू था, और अब जो है वो उसकी वीडियोग्राफी होके मजिस्ट्रेट साहब को 48 आवर्स में मैंडेटरी कर दिया गया है कि फॉरवर्ड होगी, तो इससे फेथ बढ़ेगा लोगों को, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी कम होगा जो देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी, तो न्याय में जो है एक फेथ बढ़ेगा लोगों का कि भाई हाँ हमारे साथ न्याय हो रहा है। जी सर, कुछ एक क्वेश्चन ये भी रहेगा हमारा कि जो अंडर ट्रायल होते हैं, जो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में जेल में अंडर ट्रायल में है, तो उनके लिए कुछ रिलीफ इस BNSS में? हाँ, इसमें सेक्शन दिया गया है कि कौन सा सेक्शन है उसमें, कि मैं देखूं तो अंडर ट्रायल की आप पूछ रहे हैं ना? जी जी, 479 BNSS का एक सेक्शन है अंकित जी। इसमें क्या है कि पनिशमेंट, जिसमें जो ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फांसी की सज़ा ना हो, बाकी इनको छोड़ के बाकी ऑफेंसेस में अगर कोई एक्यूज्ड जेल में चल रहा है और उसकी ट्रायल ख़त्म नहीं हो रही, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करके कोर्ट में ट्रायल चल रही है और ट्रायल किसी वजह से लंबी चल रही है, एविडेंसेस बल्कि हैं, देयर कैन बी सो मैनी रीजंस कि बहुत ज़्यादा गवाह हैं, या तो उस दौरान मान लो उसकी सज़ा जिस ऑफेंस में वो कस्टडी में है, उस ऑफेंस की सज़ा मान लीजिए 10 साल है, तो अगर 5 साल हो चुके और ट्रायल अभी कंप्लीट नहीं हुई जी, तो इसमें बहुत ही अच्छा प्रोविज़न कर दिया गया है कि जेल के सुपरिटेंडेंट जो है, जेल सुपरिटेंडेंट, उनकी जिम्मेवारी है कि वो उनकी बेल एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करे, इसी बेस पे कि इसकी टोटल सज़ा 10 साल है, ट्रायल अभी चल रही है, कंक्लूड नहीं हुई है, और टोटल सज़ा 10 साल होते हुए इसने 5 साल जो है कंप्लीट कर चुका है। मतलब अब जो जेल सुपरिटेंडेंट है ये अब उसकी जिम्मेदारी बन गई है, अब ऐसा नहीं है कि पहले बिल्कुल एडवोकेट हायर वगैरह कुछ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जो गरीब लोग थे पहले, आपने देखा कि जो पैटी ऑफेंसेस हैं, जो छोटी मोटी चोरी में जो अंदर हैं जी, उसमें वो सालों साल इसीलिए पड़े रहते थे कि जेल में जो है डिटेन रहते थे कि एडवोकेट आएगा, कोई आएगा तो वो भी नहीं होता उनको, DLSA का या एडवोकेट कोई मिलेगा, कोई NGO उसको कांटेक्ट करेगी तो वो बेल एप्लीकेशन लगाएंगे। तो इसको देखो, ह्यूमन राइट को बहुत अच्छे से एड्रेस किया है इस सेक्शन ने, 479 ने जी जी, और जेल सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी लगा दी गई है कि वो
बेल एप्लीकेशन मूव करेगा। और इससे भी एक स्टेप आगे चल के जो फर्स्ट टाइमर है, जो जिन्होंने पहली बार जो जेल गया है, उसके लिए तो आधा सजा की भी जरूरत नहीं है, 1/3 अगर उसने 1/3 टाइम जेल में स्पेंड कर लिया है और अभी ट्रायल चल रही है, अभी डिसीजन नहीं हुआ कोर्ट का, तो भी जेल सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी है कि वो बेल अप्लाई करे। बेल पे डिस्क्रिशन ऑनरेबल कोर्ट की है कि वो बेल ले या ना ले, दैट इज डिस्क्रिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। लेकिन अब वो सिनेरियो खत्म कर दिया इस सेक्शन ने कि कोर्ट को पता ही नहीं है कि कितने ऐसे कैदी हैं जिनकी आधी सज़ा पूरी हो चुकी या फर्स्ट टाइमर हैं जिनकी 1/3 सज़ा पूरी हो चुकी और उनकी बेल एप्लीकेशन नहीं आई, उस पर जुडिशियल माइंड अप्लाई ही नहीं हुआ जुडिशियल ऑफिसर का। वो मतलब कि जुडिशरी तक पहुंच ही नहीं पाई वो बातें, तो उन चीज़ों को हटाने के लिए कि बिल्कुल ठीक भी है। बहुत लोग हमारे यहाँ पे ना कुछ ऐसे ही मामलों में जो बहुत छोटे छोटे क्राइम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सफ़र भी हो जाते हैं, मतलब तो उन चीज़ों को देखते हुए भी काफ़ी अच्छा है ये। सर एक इस लॉ में मतलब मैंने एक कम्युनिटी सर्विस के बारे में कुछ सुना, ज़रा उसको आप बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये कुछ नया सा है जो बिल्कुल इंक्लूड किया गया है? जी बिल्कुल, जो सुन रहे हैं हमारी बातें उनको भी अच्छा लगेगा कि पहले हम कभी कभी सुनते थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किसी की एफआईआर क्वैश की, जैसे डोरी या किसी और की क्वैश हो जाती है एफआईआर, तो वो ये कम्युनिटी सर्विस के लिए पनिशमेंट कहो या उसको वो बोल देते थे कि मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके थोड़ी सफाई करोगे, प्लांटेशन करोगे। ये पहले रूलिंग था, मतलब कोर्ट्स जो है अपनी डिस्क्रिशन अवेल करती थी, लेकिन लॉ में ये मेंशन नहीं था। अब ये एमएनएसएस में लॉ में मेंशन कर दिया। देखिए पहले सिर्फ 5 तरह की पनिशमेंट होती थी जी। नंबर 1, जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं और उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आपके जो स्टूडेंट्स सुनेंगे, जी जी, 5 तरह की कौन कौन सी पनिशमेंट है? डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जी, फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी और फाइन। 5 तरह की होगी। ये सिर्फ 5 तरह की थी। अब ये 6 तरह की यानी 6ठी प्रकार की कम्युनिटी सर्विसेज एक पनिशमेंट डाल दी गई है। अब ये क्या है? जो पेटी ऑफेंसेस हैं, जैसे छोटी मोटी थेफ्ट है, डिफेमेशन है और अटेम्प्ट टू सुसाइड है, किसी पुलिस अफसर के सामने अटेम्प्ट टू सुसाइड कर रहा है, ये उसको डराने के लिए कि अगर तुम मेरे पास आओगे या मुझे डिटेन करने के लिए आओगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा, इस तरह की एक्टिविटी है। ये भी ऑफेंस में आजकल डाल दिया गया है। तो ऐसे ऑफेंसेस में कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट कोर्ट दे सकता है। अब आप जानना चाहेंगे भी कम्युनिटी सर्विस, तो यही कम्युनिटी सर्विस ये है कि प्लांटेशन, आप इतने प्लांटेशन करेंगे, एनजीओ में काम करेंगे, सफाई का काम करेंगे या ट्रैफिक चलाएंगे, तो इस तरह की ये बहुत अच्छा प्रोविज़न है। अच्छा, इससे देखो ये छोटा सा प्रोविज़न है और अपने को बहुत ही माइनर एक चेंज लग रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा चेंज है। देखो ओवर क्राउडेड है हमारी जितनी जेल्स हैं, जितनी भी जेल्स हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट सभी जेल्स में कैपेसिटी से ज़्यादा प्रिजनर्स हैं। तो उसको डीकंजेस्ट करने के लिए ये प्रावधान बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। दूसरा, जो गलती करने वाला एक्यूज्ड जिससे ये गलती हो गई थी, अगर उसको हम हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ जेल में डाल देंगे इस गलती के कारण, तो देयर वर चांसेस कि वो हार्डकोर क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में आए और वहाँ और उल्टी सीधी बातें सीखे। इससे अच्छा जेल से बचा के उसको एक सुधरने का मौका, बाहर ही समाज में ही सुधरने का मौका दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोविज़न डाल दिया गया है। एक सर कुछ अब हमारा आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह जो है, जो ऐड किया गया है कि कुछ सेकंड एविडेंस, जी जी जी, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसका नाम रख दिया गया, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, तो जो साक्ष्य मतलब साक्ष्य एविडेंस, सबूत सिंपल भाषा में, तो पहले एविडेंस की डेफिनेशन जो थी वो जो चीज़ दिखती है
जिसे चश्मदीद टाइप कहते हैं क्या? नहीं, चश्मदीद तो आई विटनेस हो गया। मैं फिल्मों में देखता हूँ इसे। वो चश्मदीद तो आई विटनेस को बोलते हैं। जी जी। एविडेंस उसको मानते थे कि जो दिखे, जिसको हम टच कर सकें या जो फील हो सके। अच्छा। लेकिन अब एविडेंस की डेफिनेशन को वाइड कर दिया गया है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड भी अब डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है एविडेंस में, जो डॉक्यूमेंट की एविडेंस, मैं ये शायद मैं एविडेंस बोल रहा था, डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है, डॉक्यूमेंट, उसकी डेफिनेशन को रीडिफाइन करके और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट में डाल दिया गया है। ओके, मतलब ये अब डॉक्यूमेंट, तो अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है, हाँ। जो मैं एविडेंस बोल रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मेरे मोबाइल में कोई चैट पड़ी है जी, तो वो डॉक्यूमेंट तो है नहीं। तो पहले डॉक्यूमेंट किसको मानते थे? जो टच कर सकें, इसको देख सकें, पढ़ सकें। तो पढ़ तो इसको भी सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और जो डिजिटल रिकॉर्ड है उसको भी अब डॉक्यूमेंट में मान लिया गया है। और एग्जांपल इसके जैसे ईमेल है या सर्वर लॉग्स है, कंप्यूटर डॉक्यूमेंट पड़ा है, कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी है, स्मार्टफोन में मैंने बताया मैसेजेस हैं, वेबसाइट में कोई मटेरियल पड़ा है और वो आपको लगता है कि दैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस, तो उसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और लोकेशनल एविडेंस, जैसे आपकी लोकेशन कहाँ थी, ये जो बता रहा है जो इंस्ट्रूमेंट, उसको भी एविडेंस और डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बढ़ा के एविडेंस एक्ट में ये चेंजेस ला के जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब जिसको बोलेंगे, उसमें चेंजेस ला के एक साक्ष्य की डेफिनेशन को वाइड कर दिया गया है, ताकि हम इनको कोर्ट में पेश करके और इनका एज ए साक्ष्य प्रयोग कर सकें। और अगर आप पूछें कि इसमें साक्ष्य अधिनियम में और क्या ऐड किया गया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ आपके स्टूडेंट्स के लिए। जी बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे कि जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है, जैसे किसी कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर है कोई, तो कोर्ट में उसको किस तरह से सॉफ्टवेयर को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए ताकि जज साहब उसको जुडिशियल ऑफिसर उसको समझ सके। तो जो एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो एग्जामिन करके एक्सप्लेन कर सकता है, जी जी, तो उसकी जो एविडेंस है, जो एक्सपर्ट की एविडेंस, वो भी एविडेंस मानी जाएगी। इसी तरह जो प्राइमरी एविडेंस है, तो पहले क्या गया, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, जो माना जाएगा कि प्राइमरी एविडेंस क्या होती है कि जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया गया उसको प्राइमरी एविडेंस मानते हैं। इसी तरह सेकेंडरी एविडेंस क्या होगी जी, ओरल और रिटन जो है वो अब भी है इसमें साक्ष्य अधिनियम में। ओरल और रिटन जो एविडेंस है उसको भी सेकेंडरी एविडेंस मान के हमने एविडेंस का दायरा बढ़ा दिया, ताकि हमारे को न्याय मिलने में आसानी हो। न्याय संहिता ये न्याय सेंट्रिक है, जस्टिस सेंट्रिक, ये पनिशमेंट सेंट्रिक नहीं है। तो वो एविडेंस जो हमें बचा सकती है, वो एविडेंस जो हमें प्रोसिक्यूशन से फ़ायदा दे सकती है, तो वो सिटीजन के फेवर में भी है, सिटीजन विक्टिम भी है, सिटीजन एक्यूज्ड भी है जी। तो ये बेसिकली न्याय है, ये विक्टिम के लिए न्याय है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सेकेंडरी एविडेंस जो है उसको इसमें ऐड करके, जब बहुत बल्कि अगर एविडेंस है कि जो कोर्ट में मान लो प्रोड्यूस नहीं हो सकती है, कोई मान लो एक हार्ड डिस्क है, एक बड़ी हार्ड डिस्क है और उसके अंदर कोई एविडेंस पड़ी है, तो उसको पूरी को उठा के ले जाना संभव नहीं है कोर्ट में। तो जो एविडेंस, ऐसी एविडेंस को एग्जामिनर जो होगा वो उसकी डिटेल अगर बता देगा तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज एविडेंस। इसी तरह से हम एडमिसिबिलिटी जो है वो पहले इनको जो व्हाट्सएप पे है, मैसेजेस हैं, ट्विटर में जो कोई मैसेज पड़ा है, चैट है आपकी, ईमेल है, जो भी सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आपका एविडेंस पड़ा है, उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन अब कोर्ट में नए साक्ष्य अधिनियम के तहत उसकी एडमिसिबिलिटी बढ़ा दी गई।
तो आप ये देखोगे कि ओवरऑल चाहे वो ईमेल थ्रेड है, चाहे बैकअप्स हैं जो बैकअप पड़े हैं किसी उसमें और वो साक्ष्य के रूप में यूज़ हो सकते हैं, तो वो एडमिसिबल है। आर्चीव्स में पड़े हैं, वेबसाइट पे पड़े हैं, चैट लॉग है, तो लेकिन उसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, यानी कि वो उससे अल्ट्रेशन नहीं की गई या वो डॉक्टर्ड नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमेशा जो वो प्रस्तुत कर रही है, जो पार्टी प्रस्तुत कर रही है उसके ऊपर ही रहेगा कि उसकी जो प्रॉपर कस्टडी और सिक्योरिटी है वो रिलायबल है, वो रिलायबल सिस्टम से ली गई है। वो प्रूव करना जो पेश करता है, जो पेश करने वाला है, उसी पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से तीनों जो है जो कानून है वो जस्टिस दिलवाने में और स्पीडी डिस्ट्रिक्ट एक्सपेडाइट करने में ट्रायल को वो सहायक हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो सर ने जैसे कि आप लोग को बहुत कुछ बताया और हमें बहुत कुछ जानने को भी मिला, और जैसे कि एक नागरिक होने के नाते हम सबको इतना तो अवेयर होना भी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल पता भी होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अवेयर होंगे तो ही उसका फ़ायदा हो सकता है। और ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य भी है जी, बिल्कुल। एक जनता का ड्यूटी भी है, मतलब अगर देखा जाए तो। और आपने उस अवेयर करने में ये हमें बुलाया और बुला के और इतना अच्छा जो है टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए भी और जो जनरल जो सिटीजन है उनके लिए भी ये टॉपिक चुना और मुझे बुलाया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। सर ये आपके सहयोग से ही संभव हो पाया, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने शरद चंद्र सर के माध्यम से इस नए कानून के बारे में बहुत कुछ जाना। आशा है कि आपको बहुत कुछ, यानी कि बहुत कुछ क्या, सब कुछ लगभग बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और ऐसे ही फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे हम मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए हम आपसे विदाई चाहेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के थ्रू जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।